अध्याय 3 वसंत। आंद्रे से लाइसेंस प्लेट के बारे में रहस्य जानने के बाद अगले 2 या 3 दिनों तक मेरा मूड अस्थिर रहा। मैं अपना सब कुछ भूल गया, जैसे कोई पेड़ की शाखा पर उल्टा लटका हो। 90 के दशक में चाकू घुमाने और लोगों को मारने के दृश्यों के साथ गैंगस्टरों की छाप हांगकांग की फिल्मों तक ही सीमित हो गई। लेकिन 7 किलोमीटर बाजार में क्रूर खूनी दृश्य को अपनी आंखों से देखने के बाद मुझे ड्यू के बारे में और भी अधिक असुरक्षित और चिंतित महसूस हुआ। मैं केवल एक गाने का अभ्यास करने के लिए असहज मूड में पियानो के सामने बैठ गया। अभ्यास सरल है, शिक्षक को उन्हें बार बार सही करना पड़ता है। हर बार जब मैं एक लय में आया, मैंने वही गलती की। अंत में ट्यूटर क्रोधित हो गया। माई, तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हो, हम दोनों का समय बर्बाद कर रही हो। मुझे तय समय से पहले अभ्यास खत्म करना था और अपनी किताबें पैक करके घर जाना था। अपार्टमेंट चादर की तरह शांत था। ड्यू को 3 दिनों से नहीं देखा गया था। उसका सेल फोन हमेशा बंद रहता था। सर्दियों में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता था। मैं अंधेरे लिविंग रूम में अकेला बैठा था। जब भी मैं टनजियानगो ने पुलिस स्टेशन में जो कहा उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे और भी बेचैनी महसूस होती है। मैं उसे ढूंढना चाहता था और उससे पूछना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उससे कैसे संपर्क किया जाए। थोड़ी देर बाद मुझे अचानक कुछ याद आया। टोनजियानगो ने एक बार ड्यू को नवीनतम मॉडल नोकिया फोन दिया था। ड्यू ने कुछ समय तक इसका इस्तेमाल किया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उसने कब सैमसंग फोन लेना शुरू कर दिया। शायद उसी समय उन दोनों के बीच झगड़े होने लगे। मैंने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया, उठ गया और ड्यू की ड्रेसिंग टेबल की दराज खोल दी। निश्चित रूप से लाल फोन दराज के कोने में अकेला पड़ा था। मैंने फोन चालू किया और तुरंत निर्देशिका में टनजियानगो का फोन नंबर पाया। मैंने उसका नंबर डायल करने के लिए लैंडलाइन का उपयोग किया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। हेलो। फोन के दूसरी ओर से लोगों की बातचीत और संगीत सहित एक अस्त-व्यस्त ध्वनि आई। हेलो, हेलो। मैं अचानक हकलाया। मैं हूँ, त्रियुमाई। हेलो, बेबी। तुम्हें याद है, मुझे याद है ना? मैंने चिढ़ाते हुए मुस्कुराया। मैंने न सुनने का नाटक किया, अपनी जीभ को शांत करने की कोशिश की। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मुझे पता है, अगर तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो तुम कभी मेरे पास नहीं आओगे। मुझे बताओ, क्या यह है? आपकी आवाज स्पष्ट लगती है। ऐसा लगता है जैसे आप बात करने के लिए एक शांत जगह की तलाश में हैं। भगवान, उसके शब्द धीरे धीरे सामान्य हो गए। मुझे ड्यू नहीं मिला, इसलिए मुझे तुम्हें फोन करना पड़ा। क्या यह इस बारे में है? टनजियानगो ने हंसते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसके साथ क्या कर सकता हूँ? उसमें बहुत साहस है। दूसरों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ देर के लिए फोन शांत हो गया। तब टनजियानगो ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? इस बारे में चिंता मत करो कि मुझे कैसे पता है। तुम्हें बस मुझे जवाब देना है, क्या यह सच है या नहीं? टनजियानगो ने अंततः अहंकारपूर्वक अपनी आवाज वापस ली। यह था वास्तव में इतनी जल्दी नहीं थी। उस रात मैंने लाइसेंस प्लेट देखी थी और तभी मुझे पता चला था। क्या आप बस वहीं खड़े होकर उसे मुसीबत में गिरते हुए देख रहे थे? आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैं दाऊ से भी अधिक अन्यायी हूँ। मैंने यह भी देखा था पुलिस स्टेशन। मैंने सलाह के केवल कुछ शब्द दिए, लेकिन परिणामस्वरूप उस लड़की ने कई पीढ़ियों के पुराने कर्जों को चुका दिया, जिससे मैं लगभग उसके पीछे अंडरवर्ल्ड तक पहुंच गया। दाऊ नगा ओन चीनी युआन राजवंश के नाटककार गुआन हान खान की कृति है। यह लड़की दाऊ नगा के दुखद भाग्य के बारे में एक त्रासदी है। डॉ नगा ओन को पिछले 700 वर्षों से बार बार प्रदर्शित किया गया है।
और इसे चीन की कई भाषाओं में अनुवादित शीर्ष 10 शास्त्रीय त्रासदियों में से एक के रूप में स्थान दिया गया है। दुनिया लिंग अत्यधिक दबाव डाले बिना महिलाएं ऐसे असाध्य कार्य नहीं करेंगी। मैंने तुरंत ड्यू की रक्षा की। हालांकि उसका व्यक्तित्व बहुत गर्म है। वह उस प्रकार की व्यक्ति है जो अपमानित होकर जीने के बजाय सम्मान के साथ मरना पसंद करेगी। लेकिन वह ऐसी व्यक्ति नहीं है जो तर्क नहीं कर सकती। और फिर कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई, हंसते हुए कहा, पंक्ति के अंत तक जा रहे हैं? क्या करें? इतना छोटा सा मामला इतना बड़ा हो गया है। प्रिय, मुझे पता है कि आप असंतुष्ट महसूस करते हैं, लेकिन आपको पहले स्थिति का पता लगाना होगा। अंत कौन किसे मजबूर कर रहा है? मैंने अभी तक अपना वाक्य पूरा नहीं किया है। पानी से भरा फूलों का एक फूलदान मेरी ओर उड़ रहा है। तुरंत प्रतिक्रिया दें और समय रहते इसे टालें। घटनास्थल पर ही हत्या हुई होगी। उसके कंधे पर बंधी मेडिकल पट्टी को याद करते हुए मैं और कुछ नहीं कह सका, बस समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ठीक है, उन्होंने धीरे से कहा, दूसरे लोगों के मामलों में हस्तक्षेप मत करो। आप उस लड़की को नियंत्रित नहीं कर सकते। कभी भी उससे सीधे मत पूछो। पेंग डुए का व्यक्तित्व उग्र है। जितना अधिक आप बात करते हैं, वह उतना ही अधिक बोलती है। यदि वह चाहे परेशानी पैदा करने के लिए, बस उसे अकेला छोड़ दो। जब वह ऊब जाएगा तो उसे वापस आने का रास्ता पता चल जाएगा। क्या तुमने मेरी बात सुनी? मैंने अपना मुंह बंद रखा और तुरंत जवाब नहीं दिया। क्या तुमने अभी तक खाना खाया है? नहीं, बाहर जाओ। मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ। मैं नहीं जाना चाहता। धन्यवाद। नमस्ते। टन जियानगो के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना मैंने जल्दी से रिसीवर नीचे रख दिया। मैं बहुत देर तक अंधेरे में अपने घुटनों के बल बैठा रहा। मेरा दिल इतना भारी महसूस हुआ कि दर्द हुआ, लेकिन मैं उस दर्द का कारण नहीं ढूंढ सका। जल्दी से स्नान करने के बाद मैं बाथरूम की सफाई कर रहा था जब मैंने दरवाजे पर दस्तक सुनी, यह सोचकर कि यह पुलिस मेरे दस्तावेजों की जांच करने के लिए आ रही है। मैंने ध्यान से दरवाजा खोलने से पहले बार बार एंटी थेफ्ट चेन को देखा, लगभग उम्मीद कर रहा था कि मेरी आंखें आभासी दिखाई देंगी। दरवाजे के बाहर खड़ा व्यक्ति टोन जियानगो था। मैं अभी भी कमरे में खड़ा था और दरवाजे से कहा, ड्यू घर पर नहीं है। मुझे पता है। उसने एक कागज पकड़े हुए दरवाजे को धक्का देने के लिए अपना पैर उठाया। बैग उसके हाथ में था और उसे हिलाते हुए मेरे सामने वापस हिलाया। मैं आपके लिए भोजन लाया था। टन जियानगो जो भोजन लाया था वह गोमांस और गोभी की पकौड़ी थी। जो लोग कभी विदेश में नहीं रहे, उन्हें शायद यह कल्पना करने में कठिनाई हो रही है कि मुझे चीनी याद आती है खाना। मैं यहाँ सिर्फ आधे साल से हूँ, लेकिन मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अक्सर बीजिंग में एक रेस्तरां में जाने का सपना देखता हूँ और मेज पर खाना ऑर्डर करता हूँ, लेकिन ज्यादातर खाना अभी तक मेरे मुंह तक नहीं पहुँचा है और मैं लार टपकाते हुए उठता हूँ। ओडेसा में एक चीनी रेस्तरां भी है। कीमतें हैं अत्यधिक महंगा, कहने को कुछ नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यंजनों का स्वाद अजीब है। शैली केवल बाहर से आकर्षक है। इसलिए जब मैंने टन जियानगो के हाथ में गोल सफेद पकौड़ी का डिब्बा देखा तो मैं इसे निगले बिना नहीं रह सका। मेरी लार, दर्जनों बार पकौड़े मुझे बिक गए। मैंने तुरंत उसे अंदर जाने के लिए दरवाजा खोला। यह ठंडा है, क्या आपके पास पैन है? चलो इसे गर्म करें और बाद में खाएं। टन जियानगो सीधे रसोई में गया। मैंने तुरंत टोन जियानगो का पीछा किया। उसके हाथ से पैन छीन लिया। मुझे जाने दो, क्या तुमने अभी तक खाना खाया है? वह पीछे हट गया और रसोई के दरवाजे पर खड़ा हो गया। मेरी एक यूक्रेनी मित्र है। हाल ही में वह अचानक चीनी पाक संस्कृति से आकर्षित हो गई, इसलिए हम उसके घर में खाद्य प्रोसेसर बन गए। मैंने लापरवाही से उत्तर दिया,
तेल पैन में पकौड़ी के ढेर से एक सुगंधित सुगंध आ रही थी जिसने मेरा सारा ध्यान आकर्षित किया। खाना पकाने के फावड़े से पानी तेल पैन में गिर गया और फट गया। तेल मेरे जघन क्षेत्र पर फैल गया और मेरे हाथ में दर्द होने लगा। मैं चिल्लाया और 2 कदम पीछे हट गया। कितना मूर्ख! तन जियानगो ने ढक्कन पकड़ा और तवे पर रख दिया। मुझे करने दो। कोई जरूरत नहीं, मैंने अपना पैर पटकते हुए कहा। कृपया एप्रन पकड़ने में मेरी मदद करें। तन जियानगो ने एप्रन उठाया। क्या मैं इसे पहनने में आपकी मदद कर सकता हूँ? हाँ, पकौड़ी पलटते समय मैंने सिर हिलाया। तन जियानगो मेरे पीछे खड़ा था, अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसने मेरे सामने एप्रन का फंदा बनाया, फिर उसने मेरी कमर पर डोरी बांध दी। लेकिन उसने अपना हाथ मेरी कमर पर जरूरत से ज्यादा देर तक रखा। मुझे लगा कि यह संतोषजनक नहीं है। जैसे ही मैं विरोध करने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी, वह मेरे चेहरे के करीब झुक गया। उसकी आवाज मेरे कान के पास से गुजरी। तुम्हारी कमर सच में है छरहरा। उसकी गर्म सांसें और मेरे कान को छूने वाले होंठ मेरे पूरे शरीर को कमजोर कर रहे थे। भूनने वाला फावड़ा लगभग जमीन पर गिर गया था। जियानगो ने हंसते हुए मेरा हाथ छोड़ दिया, घूम गया और रसोई से बाहर चला गया। बाहर उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। वहां खाली मत खड़े रहो। तुमने अभी तक प्लेट भी नहीं उठाई है। पकौड़ियाँ सब जल गई हैं। पकौड़ी का स्वाद बुरा नहीं है, केवल पत्ता गोभी थोड़ी गूदेदार है। हो सकता है कि इसे थोड़ा ज्यादा गर्म पकाया गया हो, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। धीरे धीरे खाएं, जलने से सावधान रहें। क्या यह स्वादिष्ट नहीं है? मैंने बस पकौड़ी का एक टुकड़ा अपने मुंह में भर लिया और आह भरते हुए कहा, मैं सुअर और पत्ता गोभी से भरी पकौड़ी दोबारा कब खा पाऊंगा? मैं उस व्यंजन को याद करके पागल हो रहा हूँ। एक कहावत है कि जो लोग अपनी मातृभूमि छोड़ देते हैं, वे 1 पैसे के लायक नहीं होते हैं। इसके विपरीत, वस्तुएं अत्यंत दुर्लभ होती हैं। देश में कुछ सिक्के और आधा किलो गोभी, यह पक्ष आम तौर पर बाजार में बहुत कम देखने को मिलता है। जिया टंगो बस मुस्कुराई और विपरीत दिशा से मेरी ओर देखा। उसकी आंखें थोड़ी अजीब थीं, जैसे अतीत की कोई बात याद आ रही हो, थोड़ी कोमल, थोड़ी आनंदित भी। मेरी इच्छा सुनकर उसे होश आया। उसने अपना हाथ उठाया और मेरे माथे पर हाथ फेरा। लड़की, क्या बस इतना ही है? मैंने बचने के लिए अपना सिर झुकाया और फिर खाने के लिए झुकी। अपने दिल में मैंने खुद को थोड़ा नीचे देखा। बंद करना। अगर मुझ में थोड़ी भी समझ हो तो मुझे तुरंत खड़ा होना चाहिए और इस आदमी के साथ एक स्पष्ट सीमा तय करनी चाहिए। ड्यू ड्यू का उदास चेहरा अभी भी मेरी आंखों के सामने है। फिर भी मैं यहाँ बैठती हूँ और उसके साथ ऐसे बातें करती हूँ जैसे कुछ हुआ ही न हो। क्या मैं सचमुच बेशर्म हूँ? आप क्रिसमस के लिए कहाँ जा रहे हैं? तन जियानगो ने मुझसे पूछा। मेरा मुंह पकौड़ी से भर गया था। मैं एक शब्द भी नहीं बोल सका। मेरे लिए उसे जवाब देना और जवाब देना बहुत मुश्किल था। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। छुट्टियों के बाद मुझे एक परीक्षा देनी है, इसलिए मैं पढ़ाई के लिए घर पर ही रहूंगा। ओडेसा संगीत अकादमी में अस्वीकृत प्रारंभिक छात्रों की दर हमेशा बहुत अधिक रही है। मैं इसे जाने देने की हिम्मत नहीं करता, यहाँ तक कि थोड़ा सा भी। तन जियानगो ने अविश्वास व्यक्त किया। मैं बहुत से अंतर्राष्ट्रीय छात्रों से मिला हूँ। ऐसा कोई नहीं है जो बाहर जाने और मौज मस्ती करने के लिए अपने माता पिता के पैसे नहीं लेता है। ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो वास्तव में हैं मेहनती। मैं उनसे अलग हूँ, मैंने उदास होकर कहा। उस वर्ष विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में असफल होना मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। बचपन से लेकर वयस्क होने तक मैं हमेशा तारीफों के साथ जीती थी, हमेशा अपना सिर ऊंचा करके चलती थी, और यहाँ तक कि मुझे लगता था कि मैं क्लारा हास्किल का पुनर्जन्म हूँ। अप्रत्याशित रूप से
विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में मेरा भविष्य अवरुद्ध हो गया। जब मुझे परीक्षा परिणाम मिला तो मैं सचमुच मरना चाहता था। क्लारा हास्किल एक प्रसिद्ध रोमानियाई महिला पियानो वादक है। मेरे कठिन अध्ययन का एक महत्वपूर्ण कारण अपने पुराने अहंकार को पुनः प्राप्त करना है। टन जियानगो मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा, लेकिन खड़े हो गए और घर के चारों ओर चले गए। वह जो कुछ भी देखता उसे उठा लेता, बिना विनम्र हुए। जब तक मैं बर्तन धोना समाप्त नहीं कर लेता और रसोई से बाहर नहीं आता, तब तक टन जियानगो कार्डबोर्ड का एक लंबा टुकड़ा पकड़े हुए था और उसे बार बार पलट रहा था। कार्डबोर्ड के लंबे टुकड़े के पीछे पियानो कुंजी के साथ मुद्रित कागज का एक टुकड़ा है। आमतौर पर जब मैं स्कूल नहीं जाता तो मैं हमेशा अपनी उंगलियों का अभ्यास करने के लिए इसका उपयोग करता हूँ। हालांकि यह ज्यादा नहीं है, यह कुछ भी नहीं होने से बेहतर है। क्या आप इसके साथ पियानो का अभ्यास करते हैं? टन जियानगो ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें संदेह से भरी थी। आधी कीमत अभी भी 15 अमेरिकी डॉलर प्रति घंटा है, जो वास्तव में एक चोरी है। साथ ही आपको एक सप्ताह पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा। मेरे जैसे तैयारी करने वाले छात्र जो शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अलग से भुगतान करना होगा। टन जियानगो ने कहा और फिर कार्डबोर्ड नीचे रख दिया। मेरी मुखमुद्रा देखकर उसने अपनी हंसी रोक ली और पूछा, क्या तुम परेशान हो? मैंने शर्माते हुए सिर हिलाया। अभी मैंने बहुत जल्दी खा लिया, इसलिए मुझे इसका एहसास नहीं हुआ। अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत ज्यादा खा लिया है और मेरा पेट असहज महसूस कर रहा है। टन जियानगो ने मेरे सिर को थपथपाया और हंसा। वास्तव में कोई मुझे लूटने की कोशिश कर रहा है। मैं यहाँ नहीं हूँ। यदि आप यह सब नहीं खाते हैं तो आप इसे अगले भोजन के लिए छोड़ सकते हैं। मैंने टन जियानगो से हाथ मिलाया और उसकी ओर देखा। हालांकि मैंने शांत चेहरा बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन अंदर से मुझे ऐसा लगा जैसे मैं वास्तव में कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं पचाने के लिए आपके साथ बाहर घूमने जाऊंगा। मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, इसलिए मैंने सिर हिलाया और स्वीकार कर लिया। अपार्टमेंट परिसर से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा पार्क था। हम धीरे धीरे झील के किनारे चले। हममें से किसी ने भी बात नहीं की। हमारे पैरों के नीचे की घास पर सफेद बर्फ ढकी हुई थी। नीचे घास नरम थी, सतह पर बर्फ थी। जब हम उस पर कदम रखते थे तो झील की सतह बर्फ की एक पतली परत से ढकी हुई थी, जो मंद स्ट्रीट लाइट से जगमगा रही थी। झील जंगली गुलाब और नागफनी के पेड़ों से भरी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि वसंत ऋतु में वे पूरी तरह से खिलते हैं, एक सुगंधित सुगंध छोड़ते हैं जिससे लोगों के दिल पिघल जाते हैं, चाहे वे कितने भी कठोर क्यों न हों। लेकिन अभी झील केवल ठंडी और उजाड़ दिख रही है। मैंने एक मोटी डाउन जैकेट पहन रखी है। मेरा शरीर केक की तरह गोल है। फिर भी मुझे अभी भी ठंड महसूस हो रही थी। मेरी उंगलियां लगभग जमी हुई थी। मैंने अपने दस्ताने निकाले और फूंक मारने के लिए अपना हाथ अपने मुंह के पास लाया। टन जियानगो ने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी जैकेट की जेब में डाल दिया। भले ही वह दस्ताने की एक परत थी, फिर भी मैं उसके शरीर का तापमान महसूस कर सकता था। इस एहसास की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। इसमें एक घातक जादू है। इसके बाद जो हुआ उसने मुझे थोड़ा धुंधला कर दिया। जब भी मैं इस दृश्य को याद करता हूँ तो मुझे अवास्तविक महसूस होता है, जैसे कि एक सपने में टुकड़े। मुझे संघर्ष करना पड़ा क्योंकि मुझे लगा कि वह मुझे चूमने वाला है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने बस अपने होंठ मेरे कान पर छू दिए। मेरे कान के पीछे की त्वचा को ऐसा लगा जैसे उसे बिजली ने छू लिया हो, जिससे मेरा पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया। फिर एक छोटा सा धागा मेरे दिल में बिजली पहुंचा रहा था, जिससे मेरा दिल सिकुड़ गया। वह गर्मजोशी और सौम्य आवाज में बोला,
आपको वास्तव में यह प्रकार पसंद है, यह सही है। सीडी के अन्य परफ्यूम या तो बहुत मीठे हैं या बहुत फ्लर्टी, इसलिए वे मुझ पर सूट नहीं करते। केवल डायोरिसिमो में हल्की, गैर आक्रामक गंध होती है। मैंने अपनी आंखें खोलीं और उसकी संपूर्ण प्रोफाइल को देखा। उसके मुंह का कोना बहुत ही बचकाना था। मुझे अचानक पुलिस स्टेशन के गलियारे में उसकी अकेली छवि याद आई और मुझे अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। हालांकि मैं बहुत शर्मीला था, फिर भी मैंने उसके साथ सहयोग करने की कोशिश की। मुझे खुशी तो नहीं हुई, लेकिन थोड़ा सा चक्कर आ गया। शायद ऑक्सीजन की कमी के कारण आसमान पूरी तरह से अंधेरा हो गया था। सड़क के किनारे की सभी लाइटें जल गईं, जिससे सफेद बर्फ का एक क्षेत्र रोशन हो गया। मेरी आंखों के सामने पेड़ की शाखाएं एक दूसरे से गुंथी हुई हवा में प्रमुखता से दिखाई दी। मेरा चेहरा थोड़ा गीला और ठंडा था, लेकिन पता चला कि बर्फबारी हो रही थी। मैंने अपना चेहरा टोन जियान गो की छाती में छिपा लिया। उसकी दिल की धड़कन सुन रहा था। पता चला कि उसके पास भी एक दिल है, एक दिल जो उसके सीने में शांति से रहता है। मैंने अचानक आह भरी। टन जियान गो ने मेरे कॉलर के बटन खोले और मेरी गर्दन से नीचे तक मुझे चुमा। उसके होंठ मेरे कॉलर बोन से ऐसे रगड़े जैसे कोई पंख उसे धीरे से सहला रहा हो। मेरी आत्मा धीरे धीरे तैरने लगी, न जाने किस दिशा में जा रही थी। ऐसी शांत, सुनसान जगह काले वस्त्र पहने आकर्षक पिशाचों का अड्डा है। कमजोर शिकार ने स्वेच्छा से उनका शिकार बनना चाहा। वह भ्रम और मोह की स्थिति में डूब गया और भागने का कोई रास्ता नहीं बचा और अचानक मेरी आंखों के सामने डुए डुए की आकृति आ गई। मैं कांप उठा और अपनी नींद से जाग गया। फिर मैंने टन जियान गो को जोर से धक्का दिया। ऐसा लग रहा था जैसे इस व्यक्ति के पास जादुई शक्ति है। तुम किस बात से डरते हो? क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? मेरे विरोध प्रदर्शन से आश्चर्यचकित होकर मैंने उसकी ओर देखा और बोलने से इनकार कर दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने चीनी व्यापारिक समुदाय में अपनी संकीर्णता के लिए प्रसिद्ध एक व्यक्ति से अपना पहला चुंबन खो दिया। टन जियानगू ने मुझे गले लगाने के लिए अपनी बाहें उठाईं। बेबी। मैंने उसे फिर से धक्का दिया और उसकी आवाज ऊंची किए बिना भागने की कोशिश की और पीछे से मेरा नाम पुकारा। जब मैं घर पहुंचा तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वहां तेज रोशनी होगी। कमरा। मैंने दरवाजा खोलने के लिए चाबी का इस्तेमाल किया। ड्यू कई दिनों तक गायब रहने के बाद वापस लौटी। वह अपने पैर के नाखूनों को ब्रश करने के लिए नीचे झुक रही थी। एक अजीब बैंगनी नीला रंग। इसे बहुत ज्यादा देखने से आपकी आंखें दुखने लगेंगी। मेरे घर आ रहा है। ड्यू ने अपना सिर उठाया और मुझसे पूछा। मैं चौंक गया और सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर सका। नहीं। यह एक सहपाठी है जो संगीत उधार लेने आया था। ड्यू ने मेरे चेहरे पर ध्यान नहीं दिया। उसने बस सिर हिलाया और अपने नाखूनों को रंगना जारी रखा। मैंने राहत की सांस ली। उससे यह पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि समय कहाँ चला गया। मैं जल्दी से अपने कमरे में वापस आ गया, बिस्तर पर लेट गया और बहुत देर तक अपने मुंह को छुआ। ड्यू अपने कपड़े पैक करने के लिए घर आया। अगली सुबह मैं चुपचाप उसे अपने सूटकेस में कपड़े रखते हुए देख रहा था, टन जियान गो की सलाह को याद करते हुए। हालांकि मेरे पास कई सवाल थे, मुझे नहीं पता था कि मैं अपना मुंह कैसे खोलूं। आखिरकार ड्यू ने सूटकेस का ढक्कन बंद कर दिया, मेरे बगल में बैठ गया और कुशलता से सिगरेट सुलगा ली। मौन। यदि आप एक ही समय में धूम्रपान और शराब पीते हैं तो आपके स्वरयंत्र क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। ड्यू स्वर संगीत का अध्ययन करते हैं। एक बार जब उनके स्वर तंत्र क्षतिग्रस्त हो जाएंगे तो उन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। अपने क्षेत्र के एक छात्र के लिए इसका मतलब था कि सब कुछ खत्म हो गया था।
एक पल की चुप्पी के बाद ड्यू ने ठंडे स्वर में कहा, किसको परवाह है? आप कहाँ जा रहे हैं? लविवी जा रहे हैं और असफल हो रहे हैं। अकेले? लविवी जैसी जगह जा रही हूँ, बेशक अपने बॉयफ्रेंड के साथ। ड्यू, क्या तुम खुश महसूस करती हो? ड्यू ने अपनी सिगरेट बंद की, सूटकेस पर अपना पैर मारा। खुश? मैं खुश क्यों नहीं हूँ? मैं उस आदमी की वजह से खुद को नहीं रौंदूंगा जो मुझसे प्यार नहीं करता। उसे गुस्सा दिलाने के लिए मुझे अच्छे से रहना होगा। आँख का खून। मुझे चुप रहना पड़ा। ड्यू पहले से ही स्पष्ट रूप से जानता है कि वह क्या चाहती है और क्या करती है। इसलिए एक दोस्त के रूप में ड्यू के बाद मैं केवल अपना मुंह बंद रख सकता हूँ। ड्यू चली गई। उसने कहा कि वह 10 दिनों के बाद ओडेसा लौट आएगी। क्रिसमस के दौरान मेरे पास जाने के लिए कहीं नहीं था, इसलिए मैंने आंद्रे के घर पर एक शांतिपूर्ण रात बिताई। आंद्रे के माता पिता उत्साही और मेहमान नवाज थे। उनकी 2 जुड़वा बहनें भी हैं, जो लगभग 18 या 19 साल की हैं। बहुत खूबसूरत और जिंदा दिल हैं। यह सुनकर कि मैं पियानो सीख रहा हूँ, उन्होंने मुझे साथ में प्रदर्शन करने के लिए कहा और आंद्रे को बैकअप के रूप में गाने के लिए कहा। मुझे पता चला कि आंद्रे बहुत अच्छा गाता है। उनकी आवाज गर्मजोशी भरी है और उसमें पॉल मैकार्टनी का स्वाद है। महान बैंड द बीटल्स के पूर्व सदस्य। रात शांतिपूर्ण और अपेक्षाकृत हलचल भरी थी। जब घड़ी में 12 बजते हैं तो हर कोई प्रार्थना करता है और उपहार खोलता है। मैं जो उपहार लाया था वह एक कढ़ाईदार मेजपोश था, जो अचानक आंद्रे की माँ के हाथ लग गया। वह बहुत खुश हुई, मेरे पास आकर मेरे माथे को चूमा और कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी आंद्रे भाइयों की तरह एक क्रिसमस उपहार मिला। मुझे जो उपहार मिला वह रंगीन ऊनी दस्तानों की एक जोड़ी थी। हम सभी खुश थे। रात शांति से कट गई क्योंकि मैंने घर जाने की जिद की। आंद्रे मुझे घर ले गए। जैसे ही गाड़ी अंधेरी सड़क में दाखिल हुई, मैं अचानक चुप हो गया, जैसे किसी दूसरी दुनिया में खो गया हो। हंसते हंसते मेरा मुंह इतना दुखने लगा कि मैं बात नहीं करना चाहता था। माई, क्या तुम थक गई हो? आंद्रे की आवाज कहीं दूर से आती हुई प्रतीत हुई। मैं थका नहीं हूँ, बस थोड़ा उदास हूँ। मैंने अपना संयम वापस पाने की कोशिश की। उसने मेरी ओर देखा। क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? सच में? तुम हमारे साथ स्कीइंग करने नहीं जा रहे हो? तुम सभी क्रिसमस छुट्टियों में अकेले रहे हो? यह सही है, मुझे अध्ययन करना है। मैंने तुमसे कहा था। और क्या? आंद्रे ने पलटकर ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित किया। मुझे ऐसा लगता है कि तुम हमेशा अपनी ही दुनिया में डूबे रहते हो, इसलिए मुझे बेचैनी महसूस होती है। मैंने आंद्रे को कंधे पर थपथपाया। मैं 3 साल का बच्चा नहीं हूँ। आप किस बारे में चिंतित हैं? आंद्रे ने गुनगुनाया। मुझे इसका कारण पता है। मैं हंसने से खुद को नहीं रोक सका। आप क्या जानते हैं? आंद्रे, बूढ़े आदमी की तरह मत बनो, तुम बहुत थक जाओगे। आंद्रे ने कुछ नहीं कहा। वह मुझे अपार्टमेंट परिसर के नीचे तक ले गया। फिर उसने मेरे गाल को चूमकर अलविदा कहा। मेरी क्रिसमस, मेरी प्यारी लड़की। मैं सामने के दरवाजे पर खड़ा होकर सड़क पर उसकी परछाई को लहराते हुए देख रहा था। जब तक वह गायब नहीं हुआ, मैं पीछे मुड़ा और लिफ्ट में गया। घर में अंधेरा था, केवल बाहर की रोशनी मेजों और कुर्सियों पर दिखाई दे रही थी। बगल वाले घर से आने वाली हर्षित हंसी और गाने ने मुझे और भी अकेलापन महसूस कराया। मेरी नाक में दर्द होता है और मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ऐसे समय में मैं अक्सर अपने माता पिता को फोन करने की हिम्मत नहीं कर पाती। मुझे डर था कि मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाऊंगी, जिससे मेरे माता पिता चिंतित हो जाएंगे और मैं केवल कंबल में अपना सिर छिपाकर सिसकियां ले पाऊंगी। इंतजार करते करते जब मैं थक कर सो गया, तब तक सुबह हो चुकी थी।
क्रिसमस के दिन की दोपहर को मैं जाग गया, फोन की घंटी बजी। मैं पलट गया और बिना किसी इरादे के कंबल से बाहर निकलकर फोन ढूंढने लगा। मेरी आंखें अभी भी बंद थी। मैंने अन्यमनस्कता से पूछा, यह कौन है? टन जियान गो। मैं चौंक कर उठ बैठा और तुरंत उठ बैठा। क्या हो रहा है? तुम्हारी आवाज सुनना बहुत मुश्किल है। क्या तुम अभी भी जाग रहे हो? जल्दी उठो, मैं तुम्हें कुछ बहुत अच्छा दिखाऊंगा। मैं वास्तव में उससे मिलने से डरता था, इसलिए मैंने एक बहाना बनाया। मैं ओडेसा में नहीं हूँ, मैं स्कीइंग करने गया था। बकवास। वह दूसरी ओर से हंसा। आपने स्थिति पर बिल्कुल भी विचार किए बिना झूठ बोला। मैं दरवाजे के बाहर था। मैंने बस आपके फोन की घंटी सुनी। मैं चुप था और निश्चित रूप से दरवाजे पर दस्तक हुई। एक पल के लिए मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। मेरे गाल गर्म हो गए थे। मुझे 20 मिनट दीजिए, मैं पहली मंजिल पर आपका इंतजार करूंगा। जल्दी करो। बोलने के बाद मेरे मना करने का कारण ढूंढने का इंतजार किए बिना टन जियान गो ने तुरंत फोन रख दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं हमेशा बिना किसी आत्मविश्वास के निष्क्रिय स्थिति में था। मैं बिस्तर से बाहर निकला, अपने दांत ब्रश किए, अपना चेहरा धोया, अपने बालों में कंघी की और सबसे तेज गति से कपड़े बदले। बाहर बहुत ठंड थी। ऐसा लग रहा था कि बर्फ फिर से गिरने वाली है। थोड़ी देर के लिए बाहर निकलने से मेरी त्वचा जम जाएगी। मुझे अचानक एहसास हुआ कि जिया टन अपनी जैकेट के दोनों फ्लैप कसकर कार के दरवाजे के सामने झुककर सिगरेट पी रहा था। मुझे जाता देख उसने सिगरेट का बट जमीन पर फेंक दिया और अपने सफेद दांत दिखाते हुए मुस्कुराया। तुम्हें भी जल्दी करनी चाहिए। मुझे अब भी ऐसा लगता है कि मैं अभी भी अपना पहला चुंबन खोने को लेकर चिंतित हूँ। इसलिए मैंने सीधा चेहरा दिखाने की कोशिश की और ठंडे स्वर में उससे पूछा, आप मुझे क्या दिखाना चाहते हैं? टन जियान गो ने मेरे ठंडे रवैये को देखा। उसने कार का पिछला दरवाजा खोला और एक बहुत ही औपचारिक आमंत्रण दिया। इशारा। ट्रुओंग, प्रिय राजकुमारी, कृपया देखें। पिछली सीट पर 2 हरी पत्ता गोभियां चुपचाप लेटी हुई थी, जिससे अत्यंत मनमोहक आभा फैल रही थी। हे भगवान! मेरी ठंडी और दूर की शक्ल पूरी तरह से गायब हो गई। मैंने खुशी से उससे पूछा, कहाँ? तुम्हें वह कहाँ से मिला? टन जियान गो मेरे चेहरे के पास झुक गया। उसके होंठ मेरे गाल को सहला रहे थे। कल दूतावास ने अधिकारियों और कर्मचारियों को गोभी वितरित की। मैं बस वहां से गुजर रहा था। इसलिए रात में मैं दीवार पर चढ़कर अंदर गया और कुछ चीजें चुरा ली। आप फिर से बकवास कर रहे हैं। वह मेरी ओर देखकर मुस्कुराया। तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि यह कहाँ से आता है। सोचो कि कौन सा व्यंजन बनाना है। मैंने अपनी उंगलियों से गिना, गिनते हुए थूक निगल लिया। अंत में हम दोनों ने लगभग एक स्वर में कहा, सुअर का मांस और गोभी से भरे पकौड़े। टन जियान गो जोर से हंसे और मुझे यात्री सीट पर धकेल दिया। चलो, खाना पकाने के लिए मेरे स्थान पर आओ। सब कुछ तुम्हारे खाना पकाने के कौशल पर निर्भर करता है। टन जियान गो शहर के सबसे अच्छे इलाके में रहता है, एक पुराने शैली का ग्रे घर, जो बाएं और दाएं 2 घरों में विभाजित है। घर में 2 मंजिलें हैं। दक्षिण की ओर काला सागर की ओर देखने वाली एक लंबी खिड़की है। वह लाओकियान के साथ रहता है। वह आदमी पेंग डुए डुए और मैं पिछली बार खाओ नाम के एक चीनी व्यापारी से मिला था। मुझे थोड़ा अजीब लगता है। अगल बगल देखने पर मुझे लगता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं दिखता है जो उसके साथ सद्भाव से रह सके। जिन लोगों का कोई संबंध नहीं है। मेरे संदेह के बारे में टन जियान गो ने बादलों में बहती हवा की तरह हल्के ढंग से समझाया। एक दिन यदि आप अपने कमरे में मर जाते हैं तो किसी को पता चल जाएगा। मुझे अपना पहला चुंबन खोने की कहानी याद आई और मैंने उसे बेरहमी से चिढ़ाया। यदि नहीं तो मांस सड़ जाएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा।
टन जियानगो ने अपना सिर घुमाया और मेरी ओर देखा। तुम एक लड़की हो, तुम इतनी क्रूरता से क्यों बोलती हो? मैंने अनुचित रूप से चिल्लाने का नाटक किया। मैंने जो कहा वह सब सच है। अगर तुम्हें यह सुनना पसंद नहीं है तो रुक जाओ। मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आंद्रे ने एक बार मुझे ऐसी ही कहानी सुनाई थी। इससे मुझे एक हफ्ते तक उल्टी होती रही। जब मैंने मांस देखा तो मैं भाग गया। उस मामले में एक फुजियान व्यापारी को उसके देशवासियों ने मार डाला था और फिर शौचालय में फेंक दिया, जिससे नीचे पड़ोसी का अपशिष्ट जल पाइप बंद हो गया। पड़ोसी ने पाइप को ठीक करने के लिए एक तकनीशियन को बुलाया। पाइप को साफ करने के बाद उसने पाया कि अंदर टूटी हुई हड्डियां और सड़ता हुआ मांस था। पड़ोसी को लगा कि यह किसी दुर्व्यवहार करने वाले कुत्ते या बिल्ली की लाश है, इसलिए उसने गुस्से में पुलिस को फोन किया। पुलिस ने सीवर पाइप खोलकर इतनी हड्डियां, मांस और अंग बाहर निकाले कि अंत में एक इंसान की उंगली बाहर निकली। घटनास्थल पर मौजूद सभी लोग बुरी तरह डर गए। इस मामले ने एक बार ओडेसा को झकझोर कर रख दिया, जिससे कमरे का किराया आसमान छू गया, क्योंकि स्थानीय लोगों ने चीनी लोगों को अपने घर किराए पर देने से इनकार कर दिया। देखिए, क्या यहाँ रहना अच्छा नहीं है देश में? बस विदेश जाने और विदेशी भूमि में मरने का प्रयास करें। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरी कहानी सुनकर टोन जियानगो ने अपनी भौहें भी नहीं हिलाईं। उसने चाबी निकालने वाली मशीन बंद कर दी, फिर कहा, क्या आपको 7 किलोमीटर शॉपिंग सेंटर का मामला याद है? मैंने सिर हिलाया। आप पहले हमेशा टाल मटोल करते थे, लेकिन आज आखिरकार आपने उस घटना का जिक्र किया। हालांकि मैंने हत्या को अपनी आंखों से देखा, फिर भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने बार बार अपना सिर हिलाया। किसी को 100 से अधिक बार चाकू से काटने के लिए कितनी नफरत होनी चाहिए? टन जियानगो ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, वह आदमी है थान डियन संगठन का कोई व्यक्ति जो 7 किमी शॉपिंग सेंटर में सुरक्षा शुल्क इकट्ठा करने में माहिर है। वह बहुत दबंग है, इसलिए शॉपिंग सेंटर के व्यापारी उससे बिल्कुल नफरत करते हैं। जब वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सके तो उन्होंने उसे भुगतान करने के लिए एक यूक्रेनी गैंगस्टर को काम पर रखने के लिए धन इकट्ठा किया। दुर्भाग्य से उस आदमी का भाग्य बहुत अच्छा था। उसे पहले ही खबर मिल गई, इसलिए वह भाग गया। आधे साल बाद वह अचानक आसपास के क्षेत्र में दिखाई दिया और किसी ने उसे खोज लिया। एक फोन कॉल के बाद पूरा शॉपिंग सेंटर जल्दी बंद हो गया। अधिकांश व्यवसायियों ने उसकी तलाश में हर कोने की खोज की। परिणाम वही था जो आपने देखा। मेरे पैर कमजोर थे, मैं मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। याद रखें, उस दिन क्या हुआ था, इसके बारे में सोच रहा हूँ। मेरे पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई। जिन लोगों ने लोगों की हत्या की, उनमें से अधिकांश उसके हमवतन थे। साफ सुथरे व्यापारी थे जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। ट्रिटग्यांग लोग आमतौर पर धीरे से बात करते हैं और जब लोगों को काटने की बात आती है तो उनके हाथ नहीं कांपते हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस आदमी ने कितने दुश्मन बनाए? क्या आखिरकार मामले का फैसला आ गया? मैंने पूछा। 30 से अधिक लोगों के भाग लेने पर क्या पुलिस उन्हें दोषी ठहराने के लिए किसी को ढूंढ सकती है? हमवतन लोगों ने आकर पुलिस को कुछ पैसे दिए और बस इतना ही। चीनी लोगों के भीतर क्या हुआ, पुलिस को इसकी परवाह नहीं थी। मैं यह नहीं कह सका, यह सच निकला। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि टन जियानगो ने मुझसे कहा कि पुलिस को न बताएं। आंद्रे ने भी एक बार कहा था, क्योंकि चीनी ओडेसा में उतरे फुजियान और झेजियांग के गैंगस्टरों की उपस्थिति के कारण अपराध दर चरम सीमा तक बढ़ गई। इसलिए अमीर चीनी व्यापारी आसानी से अपने बच्चों और बुरे लोगों का निशाना बन गए। लाभ शब्द को पहले रखें, जीवन दूसरे स्थान पर है। व्यापारी वास्तव में दुनिया के सबसे अजीब लोग हैं।
लेकिन टन जियानगो ने अपना सिर घुमाया और मुझ पर हंसे। सौभाग्य से अपराधी व्यवसायी है। यदि आपका सामना होता है असली गैंगस्टर, तुम्हें बहुत पहले ही मार दिया जाएगा और नष्ट कर दिया जाएगा। मैं टन जियानगो के पीछे धीरे धीरे चला, उसकी विकृत कहानी को पचाने की कोशिश कर रहा था। टन हाउस जियानगो के निवास में पारंपरिक रूसी शैली की वास्तुकला है। यह मूल रूप से एक मंदारिन का था, पूर्व सोवियत संघ के सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी। घर में हर जगह समय के निशान हैं, यहाँ तक कि कालीन और पर्दे भी पुराने हैं, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर हैं। रसोई में विशिष्ट भूमध्यसागरीय शैली है। ऐसा लगता है कि रसोई घर का अभी अभी नवीनीकरण किया गया है। कुछ स्थानों पर अभी भी काले आग के निशान थे। खाना पकाने की पूरी मेज और बर्तन। गैस स्टोव पर एक चीनी स्टर फ्राई पैन था। यह मेरे सपनों की आदर्श रसोई थी। मैं चिल्लाया और अंदर भागा। क्या मैं मसालेदार और खट्टी गोभी बना सकता हूँ? मैंने सोचा कि कलाकार वे देवता थे जो सांसारिक रसोई के धुएं को नहीं छूते थे। टन जियानगो रसोई के दरवाजे पर खड़ी हो गईं और मुस्कुराईं। मैं कलाकार हूँ। मेरा पूरा परिवार कलाकार है, मैंने उन्हें जवाब दिया। जो लोग कला नहीं बनाते वे हमेशा सोचते हैं कि कला दूरगामी और रोमांटिक है। दरअसल अन्य व्यवसायों की तरह कला में भी आजीविका की समस्या है। यदि आप पेट भर खाना नहीं खाते हैं तो कला कुछ भी नहीं है। इसलिए लोगों का वास्तविक स्वरूप अनंत है, शाश्वत सत्य है। लोगों का भोजन स्वर्गीय है। लोग भोजन को स्वर्ग के रूप में लेते हैं। जब गोभी और सूखी मिर्च को उबलते तेल के दलिया में डाला जाता था तो पूरी रसोई में तेज धुआं निकलता था। यूरोपीय शैली के हुड का उपयोग केवल दिखावे के लिए किया जाता था। मेरा दम इतना घुट गया था कि मैं खांस रहा था और खांस रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने हवा को प्रसारित करने के लिए खिड़की को धक्का दिया। जैसे ही मैं प्लेट में खाना डाल रहा था, मुझे अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक सुनाई दी। पहले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन बाहर दरवाजा पीटता रहा। मुझे समझ नहीं आया कि कमरे में कोई उत्तर क्यों नहीं आया। मैं खाना बनाने के लिए अभी भी अपने हाथ में थामकर दरवाजा खोलने गया। जैसे ही दरवाजा हटाया गया, किसी ने तुरंत लात मारकर दरवाजा खोल दिया। गैस मास्क पहने दो लोग घर में घुस आए, मुझे धक्का देकर रसोई में ले गए और जोर से चिल्लाए, टन जियानगो, टोन जियानगो, बाथरूम से बाहर आओ, बाहर जाओ। मैंने घबराहट में रसोई की ओर इशारा किया। मेरा मुंह लड़खड़ा रहा था। टन जियानगो कुछ नहीं बोला। उसने एक कुर्सी उठाई और रसोई में तेजी से चिल्लाया, अरे अरे नहीं। अपनी बात समाप्त करने के बाद टोन जियानगो गंभीर चेहरे के साथ रसोई से बाहर चला गया। मैंने उत्सुकता से अपना सिर बाहर निकाला और देखा कि दरवाजे के सामने दो एम्बुलेंस खड़ी थी। वह सोफे पर बैठ गया और अपने हाथ जोड़ लिए। उसने अपने सिर के पीछे आह भरी। मुझे नहीं पता कि कौन इतना बातूनी है। मैंने महीने में 2 बार अग्निशमन विभाग को फोन किया और मकान मालिक ने मुझे बांध दुए के कारण बाहर निकाल दिया। गरीब पड़ोसी थे, डरा हुआ पीला। मुझे पता था कि मैंने एक समस्या खड़ी कर दी है, इसलिए मैं उसकी ओर देखने के लिए एक तरफ हट गया और मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि मेरी मुस्कुराहट से टोन जियानगो को गुस्सा आ रहा है। उसने घूरकर कहा, अगर तुम फिर से हंसोगे तो मैं अपना स्नान वस्त्र उतार दूंगा। अभी पता चला कि उसने पूरे शरीर पर केवल स्नान वस्त्र पहना हुआ था, अभी भी पानी से भरा हुआ था। बागे की पट्टियां ढीली ढाली बंधी हुई थी। कोई भी देख सकता था कि उसने अंदर कुछ भी नहीं पहना था। मेरा चेहरा अचानक लाल हो गया। मैंने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया और दूर हो गया। मेरा मानना है कि मेरे सामने वाले व्यक्ति ने कहा था कि वह यह कर सकता है। रसोई पूरी तरह अस्त व्यस्त थी। हर जगह सफेद फोम की मोटी परत थी। बेशक
मसालेदार और खट्टी गोभी की मेरी प्लेट अब खाने योग्य नहीं थी और बगल में गोमांस का बर्तन भी शामिल था, इसलिए मुझे इसे कूड़ेदान में फेंकना पड़ा। मुझे वास्तव में लार आ रही थी और मैं लगातार बेहद निराश था, शिकायत करते हुए, इन लोगों की आंखें अंधी हैं, स्पष्ट रूप से कोई आग नहीं है। वे मदद के लिए क्या कर रहे हैं? मेरा उदास चेहरा देखकर तन जियानगो ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब तुम फिर जाओ, मुझे काम करना है। बस साफ करो रसोई घर। उसने अपने कपड़े बदले और इस दृश्य से निपटने के लिए मेरे साथ जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। हमने रसोई की सफाई करने से पहले 2 घंटे तक सफाई की। मैंने पूरे दिन अपने पेट में कुछ भी नहीं डाला था। मैं इतनी भूखी थी कि मेरे पेट की त्वचा काफी देर तक मेरी पीठ से चिपकी रही और मेरे पेट से गुड़गुड़ होती रही। चूंकि शोर इतना तेज था कि टन जियानगो ने भी इसे सुना। उसने मेरी और पीठ की और मुस्कुराया, फिर उसने मेरे हाथ से कपड़ा छीन लिया। इसे वहीं छोड़ दो, हम बाद में वापस आकर खाना खाने जाएंगे। घड़ी में देखा तो शाम के 7 बज रहे थे। मैंने झिझकते हुए जवाब दिया, कल मुझे क्लास में जाना है, प्लीज मुझे घर ले चलो। टन जियानगो ने मेरा हाथ खींच लिया। मैंने बस एक जगह के बारे में सोचा था। मुझे यकीन है कि आपको यह पसंद आएगी। चलो जल्दी चलें, मैं भूख से पागल होने वाला हूँ। जमी हुई बर्फ पर पहियों के घर्षण के कारण टन जियानगो ओडेसा के बाहरी इलाके की ओर चला गया। बाहर अंधेरा था। कार की नोक पर केवल सफेद बर्फ दिखाई दे रही थी, जहां हेडलाइट्स चमक रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि मुझे अचानक डर क्यों लगा। मेरे अंतर्ज्ञान ने मुझे बताया कि कुछ होने वाला था। मैं टन जियानगो से पूछे बिना नहीं रह सका, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे बेचने के लिए लाओ। उसके चेहरे पर कोई लक्षण नहीं दिखा। उसने मेरी गर्दन को सहलाने के लिए अपनी ठंडी उंगलियां उठाईं। मुझे पता था कि वह मजाक कर रहा था, लेकिन फिर भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कार ग्रामीण इलाके में एक छोटे से विला के सामने रुकी। टन जियानगो कार से बाहर निकली और घंटी बजाई। एक बूढ़ी देशी महिला ने हमारा स्वागत करने के लिए दरवाजा खोला। टन जियानगो ने पीछे मुड़कर मुझे बुलाया, ट्रियू माई, यहाँ आओ। मैं धीरे से आगे बढ़ी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बूढ़ी औरत से परिचय कराया, नीना, यह तुम हो। पोते पोते। बुढ़िया मुस्कुराई और सिर हिलाया और हमें घर के अंदर ले गई। मैंने देखा कि उसका शरीर लगभग एक तरफ झुका हुआ था। एक पैर बेकाबू लग रहा था, जिससे उसके लिए चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन उसने फिर भी अपनी पीठ सीधी रखने की कोशिश की। मैंने टोन जियानगो का हाथ दबाने के लिए बल का प्रयोग किया। चेरनोबिल परमाणु आपदा। उन्होंने धीरे से चीनी भाषा में बात की। जब मैंने परमाणु ऊर्जा के इतिहास की सबसे गंभीर परमाणु दुर्घटना की तस्वीरें देखीं, तो मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। अप्रत्याशित रूप से, दशकों बाद, मैं उस आपदा के पीड़ितों से मिलूंगा। विला के अंदर लगभग खाली था, केवल कुछ साधारण घरेलू सामान प्रदर्शित थे। ऐसा लग रहा था जैसे छत से ठंडी हवा चल रही हो। कमरे के अंदर और बाहर का तापमान लगभग समान था। बूढ़ी औरत ने टन जियानगो से कुछ शब्द कहे। मुझे केवल कुछ शब्द समझ आए, रात्रिभोज, रसोई या कुछ और रसोई में जाओ, वहां लिविंग रूम से ज्यादा गर्मी है। उन्होंने मेरे लिए अनुवाद किया। रात्रिभोज बहुत सरल था, बस एक बर्तन गाढ़ा सूप, कुछ मसले हुए आलू और चीनी सौंग हुई मांस का एक बैग जो टोन जियानगो लाया था। सौंग हुई सॉसेज जैसे मांस से बना फास्ट फूड का एक प्रसिद्ध चीनी ब्रांड है। मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैं खाने की मेज के सामने खाली बैठ गया और सोच रहा था कि टन जियानगो मुझे किस उद्देश्य से यहाँ लाया है। उसने मेरी प्लेट में एक सफेद टुकड़ा रख दिया। मैंने संदेहपूर्ण स्वर में पूछा, यह क्या है? टोफू? इसे आजमाएं, यह एक प्रसिद्ध यूक्रेनी व्यंजन है। टन जियानगो मुस्कुराया,
मुझे लगा कि उसकी मुस्कुराहट का कोई अच्छा इरादा नहीं था। मैंने एक टुकड़ा खाया, स्वाद ठीक था, बस थोड़ा अजीब लगा। मैं एक पल के लिए झिझका और फिर दूसरा टुकड़ा खाया। क्या यह स्वादिष्ट है? वह व्यापक रूप से मुस्कुराया। मैंने सिर हिलाया। वह वास्तव में क्या है? लाड? क्या? तंजियान-गो गर्व से मुस्कुराई। मैंने अपना मुंह ढक लिया और उल्टी करने के लिए सीधे बाथरूम की ओर भागी। बड़े होने पर मैं खाने में नखरेबाज नहीं था, लेकिन मेरी आदत थी कि मैं कीमा बनाया हुआ पकौड़ी भराई के अलावा वसायुक्त मांस नहीं छूता था। क्या तुम सच में बेकार हो? मैं इतना क्रोधित था कि मैं केवल यह चाहता था कि मैं एक गड्ढा न खोद सकूं, उसे दफन कर दो। फिर से लोगों को डांटना। तंजियान-गो ने मेरी पीठ थपथपाई, फिर भी बुदबुदाया। क्या यह वही नहीं है जो तुमने मांगा था? सुअर और पत्ता गोभी, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। चले जाओ। मैं अब भी गुस्से में हूँ। क्या लड़की ठीक है? दर्पण में एक वृद्ध महिला की छवि सौम्य मुस्कान के साथ दिखाई दी। यदि यह ठीक है, तो कृपया एक कप कॉफी के लिए अध्ययन कक्ष में आए। बूढ़ी औरत धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से रूसी बोल रही थी। मुझे अंततः यह वाक्य समझ में आया। जैसे ही मैंने अध्ययन कक्ष में प्रवेश किया, मैं तुरंत स्तब्ध रह गया, जैसे कि एक सपने में खो गया हो। यह पता चला कि यह जगह एक पूरी तरह से अलग दुनिया थी। कमरे के चारों ओर की चार दीवारें किताबों की अलमारियों वाली थीं। अलमारियों पर सभी किताबें वर्गीकृत थीं और सीधी पंक्तियों में व्यवस्थित थीं। मैंने चारों ओर देखा। शेल्फ पर पियानो, प्राचीन विनाइल रिकॉर्ड और ओपेरा स्कोर का संग्रह था। पूरा कमरा एक शास्त्रीय संगीत पुस्तकालय जैसा है। दीवार के एक कोने में एक पुराना पियानो है, ढक्कन खुला है, सफेद चाबियां हाथीदांत में बदल गई हैं। पियानो के ऊपर की दीवार पर कई फोटो फ्रेम लटके हुए हैं। तस्वीरों में मुख्य किरदार एक ही व्यक्ति है, एक खूबसूरत रूसी लड़की। पृष्ठभूमि में एक मंच, एक थिएटर, एक पियानो, ताजे फूल हैं। सबसे बड़ी तस्वीर में एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी एक युवा महिला के कंधे को पकड़े हुए है। दोनों के चेहरे एक जैसे हैं। मैंने चुपके से बुढ़िया की ओर देखा। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। यह देखना असंभव था कि तस्वीरों में उसकी और युवा लड़की में कोई समानता थी। वृद्ध महिला ने मुझे बैठने का इशारा किया और सौम्य स्वर में बोली, माई, तुम्हारा नाम माई है, ठीक है। आप ओडेसा क्यों आए? क्यों? चूंकि यह जगह महंगी नहीं है, इसलिए वीजा प्राप्त करना आसान है। मैं सीधे तौर पर यह नहीं कह सकता। मेरा जवाब कूटनीतिक मानकों का पालन करते हुए विनम्र था। मुझे वास्तव में ओडेसा पसंद है, क्योंकि यह जगह दो महान पियानोवादकों एमिल गिलेल्स और रिख्तर का गृहनगर है। मैंने एक और वाक्य जोड़ा, और विटास, सुंदर विटास का जन्म भी इसी शहर में हुआ था। तंजियान-गो उसके बगल में बैठ गया और मेरी बात सुनकर उसने किताब पलट दी। उसने मेरी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया और रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया। मैं समझ गया कि वह क्या सोच रहा था। वह शायद मुझ पर मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसा। मैं जारी रखने में सक्षम था। लासिया चियोपियांगा के गायक के समान, रहस्यमय और सुंदर, लोगों को प्यार में डाल देता है। बुढ़िया जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। इतना हंसी कि उसकी आंखों के कोनों पर झुर्रियां खिलते हुए गुलदाउदी की तरह लग रही थी। बूढ़ी औरत तंजियान-गो की ओर मुड़ी और बोली, युवा वास्तव में युवा है। मेरे पास भी ऐसा समय था। मैं किसी को पूजा करने के बिंदु पर पसंद करती थी। रुको, मेरे दिमाग में एक रोशनी चमकी। क्या दीवार पर खड़ा वह अधेड़ उम्र का आदमी एमिल गिलेल्स, सोवियत पीपल्स आर्टिस्ट नहीं है, जिसने ओडेसा संगीत अकादमी से स्नातक किया था? यदि ऐसा है, तो मेरे सामने जो बूढ़ी औरत है। मैं खड़ा हो गया, इतना भावुक होकर कि मैं एक शब्द भी नहीं कह सका। वह है।
बुढ़िया ने मुझे रोकने के लिए अपना सिर हिलाया। उसकी मुस्कुराहट में अवर्णनीय कड़वाहट थी। यह सब खत्म हो गया। तन जियानगो उस बूढ़ी औरत के पीछे खड़ा था और उसने मुझे इशारा किया। मैंने तुरंत आज्ञाकारी होकर अपना मुंह बंद कर लिया। लेकिन बुढ़िया की मनोदशा पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा। उसने तुरंत अध्ययन कक्ष छोड़ने का बहाना बनाया। उसकी पीठ को देखकर मुझे बहुत दोषी महसूस हुआ। क्या मैंने कुछ गलत कहा? यह सिर्फ इतना है कि आप थोड़े मूर्ख हैं। मैं किराए पर ले रहा हूँ। हाँ, मैंने अपनी आंखें चौड़ी की। तो वह शहर में नहीं बल्कि इस सुनसान जगह पर क्यों रहती है? उसके पति पूर्व सोवियत संघ में एक उच्च पदस्थ अधिकारी थे, लेकिन बहुत समय पहले उनका निधन हो गया। उस समय उनकी पेंशन कई हजार रूबल थी। बहुत आराम से रहती थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद अगर उसकी पेंशन काले बाजार में बदल जाती तो वह 100 अमेरिकी डॉलर से भी कम होती। अगर वह अपना घर किराए पर नहीं देती तो वह कैसे रहती? सम्मानजनक स्वर में, यदि आप इसका उल्लेख करते हैं, पियानो जगत में उनके नाम की हर कोई प्रशंसा करेगा। यह सही है। उनके युग के कई लोगों ने पश्चिमी यूरोपीय देशों में कई संगीत अकादमियों में पढ़ाया है। केवल स्वास्थ्य कारणों से उन्हें यहीं रहना चाहिए। मैंने ताली बजाई। हे भगवान! अगर वह मुझे पियानो बजाना सिखा दे और मुझे कुछ वर्षों के लिए अपना नौकर बना ले, तो मैं सहमत हो जाऊंगा। तन जियानगो ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक बुरी चमक चमक उठी। यह सही है। उसका एक अनुशंसा पत्र आपके 3 साल के प्रयास से अधिक मूल्यवान है। यह देखने की कोशिश करें कि क्या आपको मेरे साथ बेहतर व्यवहार करना चाहिए। उस पर ध्यान न दें। कुछ संगीत की किताबें उठाईं और उन्हें पलट दिया। लेकिन मेरा दिल धड़कता रहा। जियानगो मुस्कुराया। उसने कुछ विनाइल रिकॉर्ड उठाए और कमरे के कोने में चला गया। कमरे के कोने में एक पुराना म्यूजिक प्लेयर था, जो 40 के दशक की किसी श्वेत श्याम फिल्म के प्रॉप की तरह था। लेकिन जब विनाइल रिकॉर्ड चालू किया गया तो माहौल अचानक शांत हो गया। पूरा कमरा तुरंत प्रसिद्ध संगीत में मैडामा बटरफ्लाई की मधुर धुन में डूब गया। तन जियानगो ने आसानी से दरवाजा बंद कर दिया। उसने शराब का एक गिलास डाला और कुर्सी पर बैठ गया। अपनी आंखें बंद कर ली और आराम करने का नाटक किया। मैं थोड़ी देर तक अपने विचारों से जूझता रहा, लेकिन अंत में मैं भारी प्रलोभन पर काबू नहीं पा सका। मैं उसके सामने चला गया और नीचे बैठ गया। साथ ही प्यार से बोला, क्या यह ठीक है अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ चर्चा करना चाहता हूँ? तन जियानगो ने अपनी आंखें खोली। उसने अपनी जांघ की ओर इशारा किया। यहाँ बैठो, बैठो नीचे, यहाँ आओ, मैं बातचीत करूँगा। मैंने उसकी ओर देखा और हिलने से इनकार कर दिया। तन जियानगो ने मेरी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने अपने दांत भींच लिए और धीरे धीरे उसकी गोद में बैठने से पहले उसके मुंह का कोना थोड़ा हिल गया और फिर ऊपर उठा। उसने आलसी स्वर में पूछा, आप क्या बातचीत करना चाहते हैं? उससे यह देखने में मदद करने का प्रयास करें कि क्या वह मुझे स्वीकार करती है। मैं ट्यूशन शुल्क का भुगतान करूंगा। ओह, आपका लहजा बहुत खराब है। तन जियानगो ने अपनी पलकें हल्की सी बंद कर ली और मेरी ओर देखा। वह छात्रों को आसानी से स्वीकार नहीं करती है। पहले आपको यह देखना होगा कि क्या आपके पास योग्यता है। अन्यथा यदि आप प्रतिभाशाली हैं, तो वह आपको स्वीकार नहीं करेगी। इसके अलावा शुल्क पियानो का अभ्यास करने के लिए 1 सवा घंटा लगता है। यदि आप कहते हैं कि डॉलर बहुत महंगा है, तो मैं उसकी ट्यूशन फीस का भुगतान कैसे कर सकता हूँ? जियानगो उठ खड़ा हुआ और मुझे अपने करीब खींच लिया। उसके होंठ ब्रश कर रहे थे हल्के से मेरे गाल पर। वह धीरे से बोला, आज रात फिर घर मत आना, ठीक है? मैंने कुछ नहीं कहा। मेरा दिल बहुत अस्त व्यस्त हो गया था। मैं 16 साल की मासूम लड़की नहीं हूँ, इसलिए मुझे स्पष्ट रूप से पता है कि आगे क्या होगा।
टन टन जियानगो ने मेरे होंठ पाए और उन्हें कसकर पकड़ लिया। यह एक ऐसा चुंबन था जो पहली बार के विपरीत कोमल और तीव्र दोनों था। सिर से पांव तक मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मानो मुझे करंट लग गया हो। मेरा हृदय शहद से भर गया था। अंगीठी में लकड़ी अभी भी जल रही थी, जिससे सुखद कर्कश ध्वनि हो रही थी। बाहर बर्फ सफेद बह रही थी। कमरे में वसंत की तरह गर्मी थी। सफेद बर्फ, चिमनी, संगीत, शराब, माहौल बेहद मनमोहक था। शुरू से ही मुझे पता था कि वह हमेशा मुझे लुभाने की कोशिश कर रहा था। विरोध किया। टन जियानगो ने अपना सिर झुकाया और अपने मुंह से मेरी शर्ट के बटन खोले। उसने शराब का गिलास उठाया और मेरे ऊपर डाल दिया। मेरे सीने में अचानक ठंडक महसूस हुई। उसके होंठ और जीभ तुरंत करीब आ गए। वह लालच से चाटता और चूसता रहा, जिससे मेरा पूरा शरीर अकड़ गया। अपने पूरे शरीर को आराम दो, बेबी, यह बहुत सुखद और अद्भुत चीज है। उसने मेरे कान में गहरी, कर्कश आवाज में कहा। जब टन जियानगो मेरे अंदर गहराई तक दाखिल हुआ, तो दर्द के कारण मेरी आंखों के कोनों से आंसू की 2 रेखाएं बह निकली। इसलिए भी कि मैंने 22 साल बाद अपनी किशोरावस्था समाप्त कर दी थी। लोग हमेशा अज्ञात कारकों से डरते हैं। मैं जानता हूं कि मैं आंख से खेल रहा हूं।